Hello my dear students and learner. Today I am going to explain the chapter first of Indian Economics class 12 of CBSE, that is the Indian economy on the eve of independence. It means that what is the condition, economic condition of India when India got freedom in 1947. तो 1947 में जब इंडिया को फ्रीडम मिलती है तब उसकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, है ना। उस विषय के बारे में, उन टॉपिक्स के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं ब्रीफली। ओके, तो पहला टॉपिक जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं उसमें पहला टॉपिक है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि जो ब्रिटिशर्स ने कॉलोनीज इस्टेब्लिश की थी इंडिया में। तो ब्रिटिशर्स ने जो कॉलोनी इस्टेब्लिश की थी उसके बाद उन्होंने हमारे रिसोर्सेज का, संसाधनों का किस प्रकार से प्रयोग किया जिससे उनका खुद का फ़ायदा हो रहा था। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स ने एडवांटेज लिया किस चीज़ का, इंडियन इकनॉमी का, किस चीज़ के लिए, ब्रिटिशर्स की ग्रोथ के लिए। ठीक है ना, वो हम इस चैप्टर में यहाँ पे पढ़ेंगे कि हमारे इंडियन रिसोर्स का कैसे एक्सप्लॉयटेशन हुआ। ठीक है, दूसरा है फीचर ऑफ इंडियन इकनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। 1947 के बाद इंडियन इकनॉमी के क्या फीचर थे, कहाँ से इकनॉमी हमारी अर्न कर रही थी, कहाँ से स्टैक बिहाइंड हो रही थी, मतलब कहाँ पर रुकी हुई थी, है ना, और कहाँ पर एक्सपेंशन का हमारे लिए विकल्प था। अगला है एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या पोजीशन थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। 1947 के बाद इंडिया की एग्रीकल्चर कंडीशन क्या थी, है ना, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अगला है इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम कितना प्रोडक्शन कर रहे थे, इस देश के साथ हमारा कितना इम्पोर्ट था, एक्सपोर्ट था, कैसा ट्रेड रिलेशन था, है ना, वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हमारी जो इंडस्ट्रीज़ थी वो किस तरफ ग्रो हो रही थी। हम टेलीकॉम में ग्रो कर रहे थे, उसके बाद टेलीकॉम तो खैर काफ़ी ज़्यादा बाद में आया है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कहाँ ग्रो कर रही थी। ठीक है, हमारा फॉरेन ट्रेड क्या था। फॉरेन ट्रेड का मतलब है ट्रेड विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि व्यापार करना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, यानी इंडिया का जो रिलेशन था रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, है ना, इन टर्म्स ऑफ इट्स ट्रेड, वो कैसा था, किस देश से हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे थे, किस देश को हम कितना इम्पोर्ट कर रहे थे। तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो भी हम कर रहे थे वो हम यहाँ पर देखेंगे। डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ठीक है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल में हम बात करेंगे 1947 के बाद इंडिया की बर्थ रेट का क्या कंडीशन थी, डेथ रेट की क्या कंडीशन थी, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या थी। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डेमोग्रेटिक प्रोफाइल में। अगला है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो इकनॉमी है उसमें हालांकि 4 सेक्टर हैं, लेकिन हम बात करेंगे 3 सेक्टर की। जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग 3 सेक्टर में डिवाइड है। पहला है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी जो सेक्टर हैं वो कैसे ऑक्यूपेशन प्रोवाइड करा रहे थे यहाँ पर, ठीक है, अलग अलग सेक्टर में। तीसरा है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमारे पास मशीनरी, बिल्डिंग्स, असेट्स, ब्रिजेस, डैम, ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये सब क्या थे, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर। तो 1947 के पास हमारी इकोनॉमी में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बचे थे। तो ये सारे टॉपिक हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश रूल के अंडर इंडियन इकनॉमी का कैसे एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण हुआ था। तो सबसे पहला इसका ये है कि कॉलोनियल जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ था वो किसका हुआ था, एग्रीकल्चर सेक्टर का। इसमें कैसे हुआ था ये कि ब्रिटिशर्स ने ज़मींदारी सिस्टम अडॉप्ट किया था। तो ज़मींदार सिस्टम में क्या था कि जितना भी जो फार्मर्स अर्न करते थे उनको लैंड रेवेन्यू के तौर पर ज़मींदारों को देना होता था, और ज़मींदार इनडायरेक्टली किसे दिया करते थे, ब्रिटिशर्स को दिया करते थे। तो इस हिसाब से यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन हुआ। तो यहाँ पर हम ये 3 ऑब्जर्वेशन है जिससे हमें ये पता चलेगा कि ज़मींदारी सिस्टम वर्क कैसे करता था। तो जो ज़मींदारी सिस्टम हुआ करता था उसमें जो ज़मींदार हुआ करते थे उनको ओनर माना जाता था सॉइल का। अच्छा, जो ज़मींदार हुआ करते थे उनको लैंड रेवेन्यू क्या करना होता था, फार्मर से लेकर और किसे देना होता था, गवर्नमेंट को पे करना होता था।
ठीक है। जो फार्मर हुआ करते थे उस समय वो होते थे टेलर ऑफ द सॉइल। टेलर ऑफ द सॉइल का मतलब ये है कि उस ज़मीन पर काम करने वाले, प्रोडक्शन करने वाले, है ना, एग्रीकल्चर करने वाले, तो जो लोग हुआ करते थे वो हुआ करते थे टेलर ऑफ द सॉइल। जो ओनर हुआ करता था वो कौन हुआ करता था, होता था ज़मींदार। तो जो टेलर था सॉइल का, जो यानी जो एक्चुअल कल्टीवेटर था, उसको बहुत कम अपने सर्वाइवल के लिए बहुत कम पैसा मिल पाता था, बहुत कम मनी हो पाता था, ठीक है। और इतना पैसा नहीं बचता था कि वो अगली बार के लिए उसको इन्वेस्ट करे, ठीक है। मतलब इतना पैसा नहीं बचता था एग्रीकल्चर करने के बाद फार्मर्स को कि वो नेक्स्ट सीज़न के लिए इनपुट खरीद सके, ठीक है। जो ज़मींदार दूसरी तरफ अपना जो लैंड रेवेन्यू, जो इनकम आया करती थी, उससे लग्जरीज ऑफ लाइफ खरीदा करते थे। मतलब कि ऐसी चीज़ें खरीदते थे जिनसे उनकी जो लाइफ है और ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी, ठीक है ना। बड़े बड़े घर और मकान बनवाया करते थे, ज़मीन और ख़रीदा करते थे, ठीक है। तो बहुत अच्छी ज़िंदगी जिया करते थे, लग्जरियस लाइफ वो जिया करते थे, ठीक है। अगला है सेकंड पॉइंट, कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर का कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन कैसे हुआ? ब्रिटिश रूल से पहले जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था इंडिया में, वो अपने हैंडीक्राफ्ट के लिए जाना जाता था। इंडियन जो हैंडीक्राफ्ट था वो उसकी वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन थी, क्योंकि उसकी जो वैरायटी और जो क्वालिटी थी वो वर्ल्ड वाइड फेमस थी, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने उसको दो कारणों से डिस्ट्रॉय कर दिया। तो फर्स्ट रीज़न ये है कि जो फॉरेन डिमांड हुआ करती थी किसकी, इंडियन गुड्स की, यानी कि जो इंडियन गुड्स फॉरेन मार्केट में जो सेल हुआ करते थे उसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट, है ना। हम अपनी गुड्स को जब बाहर सेल करते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में तो इसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट। तो जब हम एक्सपोर्ट किया करते थे गुड्स पर तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स देना होता था, तो इसकी वजह से ये पहला कारण ला। दूसरा जो रीज़न था वो ये था कि डोमेस्टिक डिमांड ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट वर डिस्ट्रॉयड बाय ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड इन द इंडियन मार्केट। अब इंडियन मार्केट में जो ब्रिटिश गुड इम्पोर्ट किया जाता था, ठीक है, वो ड्यूटी फ्री होता था। मतलब ब्रिटिशर्स अपने देश से हमारे देश में जो गुड्स लेके आया करते थे उस पर उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होता था। यानी कि उन्होंने इम्पोर्ट अपने गुड्स के लिए हमारी कंट्री में क्या कर लिया, फ्री कर लिया, कोई टैक्स नहीं देना होता था, ठीक है। तो इससे क्या होता था कि जो ब्रिटिशर्स का गुड था बहुत सस्ता होता था, है ना। तो इंडियन मार्केट में वही सेल होता था। और जो हम एक्सपोर्ट जब करते थे गुड्स को बाहर की कंट्रियों में सेल करते थे तो जो हमें टैक्स देना होता था, एक्सपोर्ट जो ड्यूटी देनी होती थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। तो जिसकी वजह से जो सामान हुआ करता था, गुड्स हुआ करता था, उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था जिससे वो सेल नहीं हो पाता था। तो ये दो तरीके ब्रिटिशर्स ने यूज़ किए इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए। थर्ड पॉइंट, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो कैसे इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड डिस्ट्रॉय किया ब्रिटिशर्स ने, उसके बारे में बात करेंगे हम यहाँ पर। इंडियाज़ इंटरनेशनल ट्रेड एक्सप्लॉयटेड थ्रू द डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। यानी कि जो टैरिफ का मतलब होता है ट्रेड पर जो टैक्स देने होते हैं उसको हम कहते हैं टैरिफ। तो दो इसके फिर से रीज़न है। पहला है ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल टू फुलफिल द इंडस्ट्रियल नीड इन ब्रिटेन। जो ब्रिटेन में फैक्ट्रीज़ थी उन फैक्ट्रीज़ में इंडियन रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता था। अब जो इंडियन रॉ मटेरियल इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता था इंग्लैंड में, उस पर इंग्लैंड को कोई टैक्स नहीं देना होता था, यानी कि वो टैक्स फ्री होता था। ड्यूटी फ्री मीन्स टैक्स फ्री होता था, ठीक है। दूसरा, ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड। अब जो इंग्लैंड की फैक्ट्री से गुड बन के इंडिया में इम्पोर्ट होता था उस पर भी ब्रिटिशर को कोई टैक्स नहीं देना होता था, ठीक है। तो ये दो कारण रहे कि उन्होंने ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट किया और ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट किया, यानी टैक्स फ्री एक्सपोर्ट और टैक्स फ्री इम्पोर्ट किया, जिससे इंडियन गवर्नमेंट का कोई फ़ायदा नहीं हुआ लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और इंडियन का जो इंटरनेशनल ट्रेड था वो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका था। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि इंडियन इकोनॉमी की क्या फ़ीचर थे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब कि आज़ादी के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया की जो इकोनॉमी थी उसके क्या क्या फ़ीचर थे, क्या कंडीशन थी।
तो पहला है इसमें स्टैग्नेंट इकोनॉमी। जो हमारी आर्थिक वृद्धि थी यानी कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी वो पूरी तरीके से स्टॉप हो चुकी थी। स्टैग्नेंट का मतलब होता है रुक जाना यानी स्टॉप हो जाना, ठीक है। तो अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी इज़ द वन विच शोज लिटिल और नो ग्रोथ इन इनकम। तो यानी कि स्टैग्नेंट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें कोई ग्रो नहीं दिखती और या फिर बहुत कम ग्रो दिखती है किसमें, इनकम में। इसको देखने के लिए हमारे पास डाटा है कुछ 1860 टू 1925 का। अगर हम डाटा देखें तो इसमें हमारी पर कैपिटा जो इनकम है वो 0.5% पर एनम है और 1925 टू 1950 तक ये सिर्फ 0.1% हुई, यानी कि 0.5 से 0.1%। यानी कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो ग्रोथ है वो है ही नहीं, बल्कि उल्टा ये और कम हो गई, ठीक है। तो इसी टाइप की जो इकनॉमी थी उसको हम कहते हैं स्टैग्नेंट इकनॉमी। सो ये जो हमारी इंडियन पॉपुलेशन है वो भी उस समय बहुत ज़्यादा थी और इंडियन पॉपुलेशन के साथ इंडिया की एक फ़ीचर और था उस समय पॉवर्टी का। तो जो पॉवर्टी थी इंडिया में वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। स्टैंडर्ड ऑफ जो लिविंग था लोगों का रहने का वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका था, है ना। एपिडेमिक्स फेमाइंस आर रिकरिंग फिनोमिना, है ना, यानी कि आपदाएं आती रहती थी, सूखा पड़ता रहता था, है ना। तो ये पॉवर्टी के कुछ और कारण थे उस समय। नाउ लेट मी टेल यू द सेकंड फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो सेकंड जो फीचर था वो है बैकग्राउंड इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी जो थी वो बैकग्राउंड इकोनॉमी थी। बैकग्राउंड इकोनॉमी वो होती है जिसमें पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा कम होती है, बहुत लुप्त होती है, बहुत कम होती है। 47 टू 48 की अगर हम बात करें तो इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम थी वो सिर्फ 230 थी। द बल्क ऑफ पॉपुलेशन वॉज वेरी पुअर विदाउट सिग्निफिकेंट फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर। अनएम्प्लॉयमेंट वॉज इंक्रीज्ड रैपिडली, ठीक है ना। तो यानी कि जो पॉपुलेशन थी वो ज़्यादातर पुअर थी, जिसके पास पर्याप्त खाना नहीं था, पहनने को कपड़े नहीं थे, रहने को छत नहीं थी यानी शेल्टर नहीं था, ठीक है। और जो बेरोज़गारी थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। तीसरा पॉइंट है हमारी इंडियन इकोनॉमी का जो फीचर है वो है एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। इट इज़ द हाईलाइटेड बाय द फॉलोइंग फैक्ट। अब हम ये फॉलोइंग कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे इसके बारे में जिससे हमें एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस के बारे में पता चलेगा। नियरली 72% ऑफ द कंट्रीज वर्किंग पॉपुलेशन वॉज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। उस समय 72% की वर्किंग पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इंगेज थी और एग्रीकल्चर हमारी जीडीपी का 50% कंट्रीब्यूशन देती थी। मतलब हमारी देश में जितनी इनकम होती थी उसकी 50% इनकम हमें एग्रीकल्चर से मिलती थी। प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम थी, यानी कि पर हेक्टेयर आउटपुट वीट का सिर्फ 660 किलोग्राम था, ठीक है। और राइस का 665 किलोग्राम, यानी कि एक हेक्टेयर में 660 केजी वीट और 665 केजी राइस ग्रो होते थे, ठीक है। फूड ग्रेन प्रोडक्शन वाज बियरली इनफ फॉर सब्सटेंस। फूड ग्रेन का सिर्फ उतना ही प्रोडक्शन हो पाता था जितना सिर्फ भूख मिटाने के लिए पर्याप्त था, ठीक है। यानी कि पूरी तरीके से हम फूड ग्रेन्स का भी प्रोडक्शन नहीं कर पाते थे उस समय। 1947 से 48 के बीच की ये डाटा हम आपको डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। इट वाज जस्ट 527 लाख टन्स। उस समय जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन था एनुअली वो कितना था, 527 लाख टन का, जो कि हमारी पॉपुलेशन के आधार पर बहुत ज़्यादा कम है। तो नेक्स्ट फीचर है हमारा इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। तो कुछ फैक्ट्स हैं इंडियन इंडस्ट्री बैकवर्डनेस के लिए। देयर आर वाइटल लैक ऑफ द बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज़ इन द कंट्री। हमारी कंट्री में जिन इंडस्ट्रीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जिनकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी, वही नहीं थी, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ मशीन वाज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। मशीन्स का प्रोडक्शन नहीं होता था। स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज वाज ऑलमोस्ट रुइंड। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्री दोनों पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। कैपिटल गुड्स की जो रिक्वायरमेंट थी उसके लिए जो इंडिया थी वो किस पर डिपेंड थी, ब्रिटेन पर डिपेंड थी। यानी कि वो ब्रिटेन से कैपिटल गुड्स को
क्या करती थी, इंपोर्ट करती थी। मैं बता दूं आपको, कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन में काम आते हैं, यानी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मशीनरी की। तो वो मशीनरी जिससे हम गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, ऐसी मशीनरी हम कहाँ से इंपोर्ट करते थे, ब्रिटेन से लेके आते थे, और हम ब्रिटेन पर डिपेंड थे इस प्रकार की मशीनरी के लिए। तो ये था हमारा कुछ कंडीशन इंडियन इंडस्ट्रीज़ की, है ना, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंक्रीज़ इन द रेट ऑफ पॉवर्टी, जो पॉवर्टी थी वो इंक्रीज़ होती जा रही थी। ये एक और इकोनॉमिक फीचर है हमारी इकनॉमी का, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये था कि हमारी देश में जो पॉवर्टी थी वो बल्क बढ़ती जा रही थी, है ना, वो बहुत तेज़ी की स्तर से बढ़ रही थी, है ना, इंक्रीज़ हो रही थी एट वेरी इंक्रीजिंग रेट। पीपल नॉट हैविंग 2 स्क्वायर मील्स अ डे, यानी कि एक दिन में 2 समय खाने के लिए लोगों के पास खाना नहीं हुआ करता था, 2 वक्त का खाना नहीं हुआ करता था। रहने के लिए लोगों के पास घर नहीं हुआ करते थे, शेल्टर नहीं था प्रॉपर कोई, है ना, क्लोथिंग नहीं थी प्रॉपर कोई, है ना, और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा था, ओके, इंक्रीज़ हो रहा था। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हमारे पास, हमारी कंट्री के पास, हमारी इकनॉमी के पास क्या असेट्स थे उस समय। इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है उसके बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें हम कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट और पावर जनरेशन की बात करेंगे। तो वो उस समय बहुत ज़्यादा कम थे। 1948 की अगर बात करें तो पावर जनरेशन जो कैपेसिटी थी इंडिया की, वो 2100 मेगावाट की थी, जिसमें से लेंथ ऑफ रेलवे लाइन कितनी थी, 53,596 किलोमीटर थी। पक्के मकान, यानी कि पक्के रोड, सॉरी मकान नहीं, तो जो प्रॉपर रोड हुआ करती थी वो सिर्फ 155 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर तक की ही थी। तो ये हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो हमारी कंट्री के लेंथ और ब्रेथ के हिसाब से, मतलब टोटल एरिया और पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत पीछे था, बहुत कम था। हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट, हम बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए इंपोर्ट पर डिपेंड थे, मतलब कि हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो जो गुड्स चाहिए थे वो हम बाहर से इंपोर्ट किया करते थे, मतलब दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट किया करते थे, दूसरी कंट्रीज पे हम डिपेंडेंट थे, ठीक है। कंट्री जो थी हमारी वो मशीन और इक्विपमेंट के प्रोडक्शन के लिए, और मशीन और इक्विपमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे देश में उस समय कोई व्यवस्था नहीं थी, तो हम उसको दूसरे देश से इंपोर्ट किया करते थे, ठीक है। आर्म फोर्सेस ऑफ द कंट्री, जो हमारी कंट्री की आर्म फोर्सेस थी, यानी कि हम नेवी, एयर फोर्स या आर्मी की अगर बात करें हम लोग, है ना, तो वो भी अपना जो डिफेंस इक्विपमेंट परचेस किया करती थी वो दूसरी कंट्री से किया करती थी, ठीक है। सेवरल कंज्यूमर्स गुड, अगर हम कुछ कंज्यूमर गुड्स की बात करें, जैसे कि सिलाई की मशीन, मेडिसिन, केरोसिन ऑयल, बाईसाइकिल, तो ये सारी चीज़ें भी हम बाहर से ही इंपोर्ट किया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड अर्बनाइजेशन, यानी कि शहरीकरण, ठीक है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बल्क ऑफ द पॉपुलेशन लिव्ड इन विलेजेस, तो बात कम करें एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस की, तो उससे बाद से भी ज़्यादातर जो पॉपुलेशन थी इंडिया की वो विलेज में ही रहा करती थी। 1948 के बाद सिर्फ 14% पॉपुलेशन जो थी वो अर्बन एरियाज़ में रहती थी, और 86% जो पॉपुलेशन थी वो ग्रो करती थी, रहती थी, लिफ्ट करती थी रूरल एरियाज़ में। तो जो रूरल एरियाज़ थे वहाँ पर अपॉर्चुनिटी एग्रीकल्चर के अलावा और कुछ नहीं थी। दिस कंपाउंडेड देयर पॉवर्टी, जिसकी वजह से उनकी पॉवर्टी इंक्रीज होती थी। सेमी फ्यूडरल इकनॉमी, इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन इकनॉमी जो थी, है ना, वो पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट इकनॉमी नहीं थी, ना पूरी तरीके से सेंट्रल प्लान इकनॉमी थी, यानी ना तो हम पूरी तरीके से गवर्नमेंट पे डिपेंड हो पा रहे थे, ना हमारी कैपिटलिस्ट इकनॉमी थी, ठीक है। इट इज़ मिक्स्ड इकनॉमी, तो जो इकनॉमी थी वो मिक्स्ड इकनॉमी थी, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट भी अपना रोल प्ले करता था और प्राइवेट जो सेक्टर था वो भी अपना रोल प्ले किया करता था। तो इस प्रकार से हमारी सेमी फ्यूडल इकनॉमी हुआ करती थी। तो जो सेमी फ्यूडल कंडीशन थी उसकी वजह से ग्रोथ नहीं हो पा रहा था। ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि प्रोडक्टिविटी नहीं हो पा रही थी, एंड लो प्रोडक्टिविटी लीड्स टू बैकवर्डनेस, और उसकी वजह से बैकवर्डनेस आ रही थी इकनॉमी में। अगला पॉइंट है कॉलोनियल इकनॉमी। इंडियन इकनॉमी वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। इट इज़ impiled exploitation of the Indian economy for the benefit of the British economy। तो ब्रिटिश इकनॉमी अपने फ़ायदे के लिए इंडियन इकनॉमी का एक्सप्लोइटेशन करती थी, उसके रिसोर्स का ओवर यूज़ किया करती थी, और उससे
जो एडवांटेज मिलता था वो भी ब्रिटिशर इकनॉमी को ही मिलता था। नेक्स्ट, तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को उस पर हैवी टैक्स लगाती थी, यानी कि जो इंडियन इंडस्ट्री प्रोडक्शन किया करती थी उस पर टैक्स जो थे वो बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, जिसकी वजह से जो इंडियंस के गुड्स थे वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हो जाते थे और इंडियंस को उस समय फिर ब्रिटिशर गुड्स को ही परचेज करना होता था, क्योंकि इंडियन गुड काफ़ी एक्सपेंसिव थे। इंडियन इकोनॉमी वॉज यूज एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। इंडियन इकोनॉमी को उन्होंने ब्रिटिशर्स ने सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज़ किया। ठीक है, रॉ मटेरियल वो कहाँ से लिया करते थे, इंडिया से, है ना, और उससे प्रोडक्शन किया करते थे इंग्लैंड की इंडस्ट्रीज़ में, और जो रॉ मटेरियल को वो एक्सपोर्ट किया करते थे ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज़ में, उस पर वो टैक्स फ्री कर दिया करते थे, उस पर कोई टैक्स नहीं देते थे, जिसकी वजह से वो बिना टैक्स के साथ रॉ मटेरियल इंग्लैंड की इंडस्ट्रीज़ में जब कन्वर्ट होता था फिनिश गुड में, तो इंडियन गुड्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा चीप हुआ करता था, जिसकी वजह से जो ब्रिटिश इकनॉमी थी वो ग्रो करने लगी और जो इंडियन इकनॉमी थी वो बैकवर्ड हो गई, और जो इंडियन इंडस्ट्री थी, हैंडीक्राफ्ट थी, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई। Now, the next topic that we are going to discuss is the condition of agriculture sector on the eve of independence। तो इंडिपेंडेंस के समय एग्रीकल्चर जो सेक्टर था उसकी क्या कंडीशन थी। लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन भी कम था और प्रोडक्टिविटी भी कम थी, है ना। तो जो प्रोडक्शन का मतलब होता है टोटल आउटपुट, प्रोडक्शन का यहाँ पर क्या मतलब है, टोटल आउटपुट, और जो प्रोडक्टिविटी का मतलब है पर हेक्टेयर ऑफ लैंड में प्रोडक्शन। तो यानी कि जो टोटल प्रोडक्शन था वो भी बहुत कम था और पर हेक्टेयर ऑफ लैंड में जो प्रोडक्शन हुआ करता था, जो आउटपुट था, वो भी बहुत ज़्यादा कम था, एक्सट्रीमली लो था, है ना। सो आप इसको समझने के लिए ये टेबल है आपके सामने, इसको देख सकते हैं। 1947 में सिर्फ वीट का जो प्रोडक्शन होता था पर हेक्टेयर में वो सिर्फ 660 केजी था और राइस का सिर्फ 665 था। इसको हम 2018-19 में से जब कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा ये 5 टाइम तक कम है, यानी कि 3408 है यहाँ वीट का प्रोडक्शन पर हेक्टेयर ऑफ लैंड का 18-19 में। और देखिए राइस का प्रोडक्शन 2265 है। और सेम हम यहाँ पर देख सकते हैं ओवरऑल प्रोडक्शन पूरी इकनॉमी का 1947 में सिर्फ 64 है और यहाँ पर 991 में, तो कितना ज़्यादा देखिए फ़र्क है। तो हम ये कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर था इंडिपेंडेंस के बाद वो काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड था, काफ़ी कम प्रोडक्टिविटी थी उसमें और प्रोडक्शन भी उसका काफ़ी ज़्यादा लो था। जो नेक्स्ट फीचर है एग्रीकल्चर का वो ये है कि हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर जो था वो हाईली डिपेंडेंट हुआ करता था किस पर, रेनफॉल पर, है ना। और जो रेनफॉल था उसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता था, वो काफ़ी ज़्यादा क्या था, अनसर्टेन था। अगर अच्छी रेनफॉल होती थी तो अच्छा प्रोडक्शन होता था और रेनफॉल नहीं होती थी तो बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन होती थी देश में, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कोई एफर्ट नहीं किया ब्रिटिश रूल के दौरान इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए, यानी कि वेल्स और कैनाल्स का उन्होंने कंस्ट्रक्शन नहीं करवाया। अगला है डोमिनेंस और सब्सटेंस फार्मिंग। सब्सटेंस फार्मिंग वो होती है जो जब क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं किसी फैमिली द्वारा अपनी सिर्फ बेसिक नीड पूरी करने के लिए। मतलब कि अगर कोई फैमिली है, फार्मिंग फैमिली, और वो क्रॉप्स ग्रो सिर्फ इसलिए करती है ताकि उसकी एसेंशियल नीड या फॉर पूरी हो जाए, यानी ये सिर्फ वो सर्वाइवल कर पाए, यानी कि इतनी क्रॉप्स उसके पास नहीं हो पाती ग्रो कि वो मार्केट में बेच के सेल करके और कुछ अर्न भी कर पाए ना, तो सरप्लस उसके पास नहीं बचता, ठीक है। तो सिर्फ इंडिया में जो उस समय हो रही थी वो सिर्फ क्या थी, सस्टेंशियल फार्मिंग हो रही थी, है ना, क्योंकि मार्केट में बेचने के लिए कोई सरप्लस बचता ही नहीं था उन लोगों के पास, है ना। तो इसकी वजह से जो कमर्शियल फार्मिंग थी वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी और पॉवर्टी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी और फार्मिंग से भी हमारे देश को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। Gulf between owner of the soil and tiller of the soil. It means the owner of the soil, that is the zamindar, become rich day by day, and the tiller of the soil become poor and poor day by day. तो जो ओनर था वो रिच होता जा रहा था और जो
टिलर था यानी कि जो फार्मर थे वो पुअर होते जा रहे थे, ठीक है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस था, इनकम डिफरेंस था, वो क्या होता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। यानी कि जो ओनर हुआ करते थे सॉइल के, वो यानी ज़मींदार जिन्हें हम कहते हैं, वो रिच हुआ जा रहे थे, है ना। और जो दूसरी तरफ फार्मर थे, जो टिलर थे सॉइल के, वो क्या हो रहे थे, वो ज़्यादा हार्ड वर्क किया करते थे, लेकिन उनके पास उसके बाद भी उनको उतना पर्याप्त धन नहीं मिलता था, ठीक है। तो वो पुअर हुआ करते थे, है ना। तो इस प्रकार से जो कंडीशन थी वो और भी ज़्यादा वर्स्ट होती जा रही थी, क्योंकि इनके जो बीच का जो डिफरेंस था, इकोनॉमिक इक्वालिटी बिल्कुल ख़त्म हो रही थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स। यहाँ पर ये था कि जो लैंड होल्डर्स थे, यानी जिनके पास ज़मीन थी, है ना, वो दोनों टाइप के ही थे, small and as well as fragmented. Fragmenting holding means a piece here a piece there। मतलब यहाँ पे ये था कि उनकी जो ज़मीन थी उसका एक टुकड़ा यहाँ पर और दूसरा कहीं और, ठीक है ना। तो मोस्ट लैंड होल्डिंग्स वॉज अन इकोनॉमिक यील्ड लो आउटपुट एज अ हाई कॉस्ट। तो यहाँ पर ये होता था कि जो ज़मीन के टुकड़े अलग अलग जगह पे होते थे, तो उससे फ़ायदा नहीं होता था फार्मर्स का, है ना। तो जिसकी वजह से क्या होता था कि जो कॉस्ट होती थी एग्रीकल्चर के लिए फार्मर की, वो ज़्यादा हो जाती थी और इनकम उनकी नहीं हो पाती थी ज़्यादा। तो ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थे ऐसे लोग। दूसरा है लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज। तो ब्रिटिश राज के अंदर जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वो कैसे वर्क करता था, इसको देखते हैं। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया की उस समय, है ना, उन्होंने एक यूनिक सिस्टम यूज़ किया था, इंट्रोड्यूस किया था, जिसको हम कहते हैं लैंड रेवेन्यू, यानी कि ज़मीन से कर वसूलना। कर का मतलब होता है रेवेन्यू या टैक्स, है ना। इट सेट अप अ ट्रायंगुलर रिलेशनशिप अमंग द गवर्नमेंट, द ओनर ऑफ द सॉइल, द टेलर ऑफ द सॉइल। देखिए यहाँ पर उन्होंने ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बनाई थी, किसके बीच में, गवर्नमेंट, ओनर ऑफ द सॉइल एंड टेलर ऑफ द सॉइल। गवर्नमेंट कौन थे उस समय, ब्रिटिशर्स थे देखा जाए तो, है ना। और जो ओनर ऑफ द सॉइल थे वो थे ज़मींदार, ठीक है। और जो थर्ड कैटेगरी पे थे वो थे टेलर ऑफ द सॉइल, यानी कि फार्मर, है ना। तो उन्होंने इस सिस्टम बनाया हुआ था इन तीनों के बीच के रिलेशनशिप का। इसको पॉपुलरली ज़मींदारी सिस्टम कहा जाता था, है ना। और इसके कुछ फीचर अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसमें जो ज़मींदार हुआ करता था उसको परमानेंट ओनर माना जाता था ज़मीन का, ठीक है। अच्छा, ज़मींदार हैज़ टू पे अ फिक्स्ड सम टू अ गवर्नमेंट एज लैंड रेवेन्यू। ज़मीन के कर के रूप में, यानी कि ज़मीन के टैक्स के रूप में ज़मींदार को एक फिक्स सम पे करना होता था, किसको, गवर्नमेंट को। द ज़मींदार वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज फ्रॉम द टेलर ऑफ द सॉइल। और यहाँ पर ज़मींदार फ्री था, वो जितना पैसा चाहे ले सकता था, किससे, टेलर ऑफ द सॉइल से, यानी कि फार्मर से। तो फार्मर से वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वसूल किया करता था गवर्नमेंट को देने के लिए। इसमें गवर्नमेंट भी इस बात में कोई हस्तक्षेप नहीं करती थी। और जो टेलर ऑफ द सॉइल हुआ करते थे, जो फार्मर हुआ करते थे, वो सिर्फ अपना सर्वाइवल ही कर पाते थे, और कभी कभार सर्वाइवल के लिए भी उनके पास इतना धन नहीं होता था। तो ये एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप था, ठीक है, जिससे एक्सप्लॉयटेशन हुआ फार्मर्स का अल्टीमेटली, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर फीचर जो एग्रीकल्चर का हम पढ़ लेते हुए, फोर्स कमर्शलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर, यानी कि व्यापारीकरण करना किसका, एग्रीकल्चर का। तो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या है, पहले तो हम यहाँ पर ये समझते हैं। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब यह है कि शिफ्ट होना सेल्फ कंजम्पशन से कल्टीवेशन करना, किसके लिए, मार्केट के लिए। अगर मैं सेल्फ कल्टीवेशन कर रहा हूँ, मतलब कि अपने खुद के उपभोग के लिए प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो मैं उन चीज़ों का करूँगा जो चीज़ें मैं अपने यूज़ में ले सकता हूँ अपने घर पे खाने के लिए, जैसे कि वीट, राइस, पल्सेस, है ना, इन चीज़ों का मैं ग्रो कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मुझे उस कल्टीवेशन का प्रोडक्शन करना हो जो सिर्फ मार्केट में सेल होता है, तो फिर मैं उसको कहूँगा कमर्शलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था कि शिफ्ट किया गया कल्टीवेशन, सेल्फ कंजम्पशन से कल्टीवेशन टू द मार्केट में, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर कुछ इसके पॉइंट हैं। mention need to be made for the cash crop such as the cotton, jute and sugarcane which has a high demand in the market were increasing cultivated। अब देखिए ये था कि फार्मर को फोर्स किया गया कि उनको कैश क्रॉप्स ही ग्रो करनी है, ठीक है, कैश क्रॉप का ही कल्टीवेशन करना है। जैसे कि कैश क्रॉप का एग्जांपल कॉटन, जूट एंड शुगर केन। तो अगर मैं कॉटन, जूट और शुगर केन को ग्रो कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं कमर्शलाइज एग्रीकल्चर कर रहा हूँ, क्योंकि इन चीज़ों को मैं सेल्फ कंजम्पशन उसका नहीं कर सकता, लेकिन इन चीज़ों का मैं
प्रोडक्शन इसलिए करता हूँ ताकि इनको मार्केट में सेल किया जाए और इनसे आगे और प्रोडक्शन किया जाए, ठीक है। कारण क्या था कि क्यों करवाया जा रहा था फार्मर से कॉटन, जूट और शुगर केन जैसी चीज़ों का प्रोडक्शन, ठीक है। इसका कारण ये था कि जो फार्मर थे उनको फोर्स किया जा रहा था सबसे पहले तो कि वो कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो करें। सबसे ज़्यादा जिसमें था कि इंडिगो जिनसे ग्रो करवाया जा रहा था, यानी कि इंडिगो का कल्टीवेशन करवाया जा रहा था। अब इसका कारण ये था कि जो इंडिगो थी उसकी ज़रूरत थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। कहाँ पर? ब्रिटेन में। ब्रिटेन की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी उनको आवश्यकता थी किसकी? इंडिगो की, डाइंग करने के लिए और ब्लीच करने के लिए टेक्सटाइल को। तो यानी कि कुल मिला के बात यह है कि कमर्शियल जो क्रॉप्स का ग्रो करवाया जा रहा था फार्मर्स से फोर्सफुली, वो इसलिए करवाया जा रहा था कि उससे भी उनका ब्रिटिशर्स का भी कहीं ना कहीं क्या था, फ़ायदा हो रहा था। पॉइंट ये है कि या तो फार्मर्स को लालच दिया जा रहा था या उनको फोर्स किया जा रहा था कि वो पेमेंट जो है उसको एडवांस में एक्सेप्ट करें, है ना। किसके लिए? कल्टीवेशन के लिए। किसका कल्टीवेशन? इंडिगो का कल्टीवेशन। तो इंडिगो के कल्टीवेशन के लिए जो फार्मर्स थे उनको या तो अटेम्प्ट किया जा रहा था, है ना, या फिर फोर्स किया जा रहा था कि वो एडवांस पेमेंट ले लें। किसका कल्टीवेशन करने के लिए? इंडिगो का, है ना। जिसकी वजह से जो फार्मर था वो सस्टेंस एग्रीकल्चर छोड़कर, है ना, कमर्शलाइज फार्मिंग क्रॉप्स का ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। While earlier they would grow grain for their family consumption, now they needed cash to buy it from the market. पहले देखिए ये होता था सस्टेंस एग्रीकल्चर में कि वो ग्रो करता था उन चीज़ों को जिसको अपनी फैमिली में कंजर्व कर सकता था, मतलब जिसमें अपनी फैमिली उसका कंज्यूम कर सकती थी, है ना। लेकिन अब उसको कैश चाहिए वही सारी चीज़ें मार्केट से परचेज करने के लिए। बट दे वुड सेल्डम हैव कैश ओनिंग टू देयर माउंटिंग इंडेप्टनेस। लेकिन उनके पास जो कैश हुआ करता था उससे उनकी जो पुराना कर्जा हुआ करता था सिर्फ वही उतर पाता था, ठीक है। उससे इतना कैश नहीं आ पाता था कि वो पर्याप्त मात्रा में अपनी फैमिली के लिए भी बाज़ार से, है ना, ग्रेन्स को परचेज कर सके। तो जिससे वजह से क्या होने लगा कि अब उसको क्या कहते हैं, मार्केट में से उधारी पर सामान खरीदना पड़ा अपने घर को चलाने के लिए, यानी कि अपने घर पर फूड ग्रेन्स को कंजम्पशन करने के लिए उसको मार्केट से परचेज करना पड़ा उधारी पर। तो जिसकी वजह से इंडेप्टनेस बढ़ती गई, यानी कि उधारी उसके ऊपर क्या होती गई, बढ़ती गई, यानी कि कर्ज बढ़ता गया। जिसकी वजह से जो फार्मर था उसको फ़ायदा होने की वजह उल्टा नुकसान और हुआ। तो यहाँ पर कमर्शियलाइजेशन जो एग्रीकल्चर था उससे फिर से हमने यही देखा कि जो इंग्लैंड की फैक्ट्रीज थी कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल उनको चाहिए था, तो फ़ायदा इंग्लैंड को ही हुआ इससे, ब्रिटेन को ही फ़ायदा हुआ इससे, जो ब्रिटिशर्स थे उनको फ़ायदा हुआ इससे। लेकिन जो इंडियन फार्मर थे, है ना, जिनको फोर्सफुली ग्रो करवाया जा रहा था, मीन्स टू से दैट दे आर कंपेल्ड टू ग्रो द cash crops, commercial crops, instead of growing something for their family for the self consumption. So that is a disadvantage for the farmers of India.